हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीटी एजुकेशन में, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। उसके बाद पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। और उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। एंशियंट इंडिया में सबसे पहले हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद देखेंगे हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम देखेंगे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग। और पाषाण युग के सबसे पहले हम देखेंगे पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल की अवधि है 5 लाख बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। एक होता है एनो डोमिनी एडी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। आई थिंक आप सबको इतना तो पता होगा। तो इस काल में क्या हुआ, तो मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। पत्थरों से कुछ औजार बनाए जाने जैसे कि हैंड एक्सेस, इलेनर, स्क्रैपर। इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। तो इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे बेलन रिवर वैली से अवशेष मिला है, सोहान रिवर वैली से अवशेष मिला है, नर्मदा रिवर वैली से अवशेष मिला है। इसके अलावा हमें कुछ गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है, जो कि भोपाल के भीमबेटका से मिली है। इसके बाद हम देखते हैं मीजियोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, जिसकी अवधि है 800 बीसी से 400 बीसी तक। इस काल में हथियारों का आकार छोटा हुआ, मनुष्य समझदार हो गया। और हथियारों का आकार छोटा हुआ इसको कहा गया माइक्रोलिस। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, जिसे डोमेस्टिफिकेशन कहा गया है। जिसका साक्ष्य हमें मिलता है आदमगढ़ एमपी से। मानव कंकाल के अवशेष भी मिले हैं, जो कि मिले हमें सराय नहर प्रतापगढ़ से। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। इसकी अवधि है 400 बीसी से 2500 बीसी तक। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। और कृषि की शुरुआत की तो इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान से। चावल की खेती कुछ अवशेष भी मिले हैं। और एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो बोया गया है वो जो गेहूं और कपास। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, 3 नाम देके इसमें से कौन सा किस चीज़ की खेती नहीं की जा सकती, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बुरजूम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले। और बुरजूम से कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले। तो ये था प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अवधि है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फॉसिल फ्यूल को इकट्ठा किया और उन पर खोज की। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खोज स्टार्ट की थी। बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कलकत्ता में। लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1905 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। सबसे पहले जो खोज की गई थी उसका चेयरमैन बनाया गया जॉन मार्शल को, जिसके अंदर 2 अधिकारी काम करते थे। पहला दयाराम साहनी, दूसरा राकलदास बनर्जी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में, और राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी 1922 में, जिन्हें सम्मिलित रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जितनी जितनी भी साइट्स खोजी गई, जिनमें सबसे ऊपर नॉर्थ में थी हिमांडा, सबसे साउथ में थी दैमाबाद, सबसे वेस्ट में थी सुत्करगोड, और सबसे ईस्ट में थी आलमगीर। जो मांडा थी वो चिनाब रिवर के पास में थी। जो दैमाबाद थी वो गोदावरी रिवर के पास में थी। जो आलमगीर थी वो हिसडन रिवर के किनारे थी। और सुतका डोर है वो दक्षिण रिवर के किनारे थी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मांडा मतलब मूड मूड का रहता है ऊपर की साइड। दैमाबाद को बंद आप दाई से याद रख सकते हैं, दाई दाई माँ से। तो दाई माँ क्या करती है? हमारी सेवा करती है, पैर दबाती है, तो पैर कहाँ होते हैं? नीचे। और सुत का डोर को आप याद रख सकते हैं सूखा। तो सूखा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है मैप में? ईस्ट, वो वेस्ट में। तो इससे आप इसको याद रखते हैं। आलमगीर को आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। तो इस सभ्यता क्या थी? यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जिसका आकार त्रिभुजीय था। ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको? ये इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये सारी साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई थी, जिसमें पहला हड़प्पा का नाम आता है 1921 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है रावी नदी के किनारे, जिसका इन्वेंटर था दयाराम साहनी। उसके बाद मोहनजोदाड़ो खोजी गई 1922 में, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज राकलदास बनर्जी ने की थी। उसके बाद उसका डोर है। उसके बाद चूनादड़ो। उसके बाद रंगपुर। उसके बाद रोपड़। उसके बाद लोथल। उसके बाद कालीबंगा। उसके बाद आलमगीर। उसके बाद बनवाली। उसके बाद धौलावीरा।
और सबसे नई वो है वो सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो राखीगिरी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सर्वाधिक इस तलाब से पूछे तो वो कहाँ है? गुजरात में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाली एक सबसे बड़ी इमारत थी जिसमें 12 कच्छों का एक अन्नागार था। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। उसमें कब्रिस्तान भी मिला है जिसे 837 या समाधि 37 कहते थे। सबों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। बटन के आकार की मोहरें मिली है। इसके बाद मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में भी विशाल अन्नागार था, लेकिन सबसे बड़ी इमारत एक विशाल स्नानागार था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नटराजन की मूर्ति मिली है, यानी कि शिव भगवान की। उसके बाद भारत का सबसे पुरानी नृत्य कला शिव तांडव थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। नृत्य करती बालिका की मूर्ति कांसे की जो बनी हुई थी। प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिला है। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है और एक श्रृंगार बॉक्स मिला है। उसके बाद आती है चंद उद्दड़ो। इस सभ्यता का यह एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र पूछे तो वो कहाँ था? चंद उद्दड़ो। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली है। बाकी सारी जगह चौकोर ईंटें मिली थी। बेलनाकार मोहरे भी मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी मिला है। चूड़ी और लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले और एक हाथी दांत भी मिला है। उसके बाद आती है लोथल सभ्यता। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इस सभ्यता का बंदरगाह था और इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी था। यहाँ से आदान प्रदान होता था सामानों का। फारस की मुद्रा भी मिली है। घोड़े की अस्थियां मिली है। चावल के दानों के साक्ष्य मिले। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। ये मम्मी है। सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां भी जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे जिन्हें भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इस लिपि को अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। इस पर यह पता है कि यह लिपि राइट टू लेफ्ट थी, फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मत है वो है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ। आपको याद रखना है। उसके बाद आती है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसका पीरियड माना जाता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। जिसमें सबसे पहले 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का पीरियड ऋग्वैदिक पीरियड कहलाता है और 1000 बीसी से 600 बीसी का पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड कहलाता है, यानी कि अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में कहा जाता है कि ये 1500 बीसी में आर्यन का आगमन हुआ था। ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। तो यह कहाँ कहाँ फैली हुई थी? कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, साउथ नॉर्थ, ये उल्टा लिखा हुआ है, या नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा, और अफगानिस्तान से लेकर गोइंग बैंग तक। संपूर्ण उत्तर व उत्तरी पश्चिमों में आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता शुरू की जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन था। इस सभ्यता के परिवार पितृ संख्यात्मक हुआ करते थे। ये संख्यात्मक नहीं होगा, ये सत्तात्मक होगा। पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक पीरियड, जिसका पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल है। सभी मंडलों का संकलन वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। सबसे पुराना मंडल है वो 2 से 7, और सबसे नया है वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद का तीसरा मंडल की रचना इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसमें गायत्री मंत्र है। 10वें मंडल के अंदर 4 वर्णों की व्यवस्था की गई, जिसमें पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया था और सबसे महत्वपूर्ण नदी वो सिंधु थी, जिसमें गंगा को 1 बार वर्णित किया गया और यमुना को 3 बार वर्णित किया गया था। यमुना को कालिंदी कहा गया और गंगा को गौरा कहा गया। रुद्र शब्द का उपयोग भी किया गया है। रुद्र का शब्द का उपयोग 3 बार किया गया है, जिसका मतलब है शिव का अवतार। सबसे ज्यादा बार एक बार पिता शब्द का 335 बार उपयोग किया गया है। जब भी तो हम कह रहे थे कि पिछली स्लाइड में कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। जन्म का उल्लेख 275 बार किया गया। इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया। माता का उल्लेख 234 बार किया गया। और जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद से ही प्राप्त हुआ है। 7 सुर, सारे गामा पादा निशा। इसमें सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन है। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे उद्गाता कहते हैं, और जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? होत्र।
इसके बाद आता है यजुर्वेद। इस वेद के सभी मंत्र यज्ञों में नियमों से संबंधित एवं धार्मिक क्रियाकलापों संबंधी मंत्रों का संकलन किया गया है। यह एकमात्र वेद जिसमें गद्य पद्य दोनों है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अघोरत्यो कहलाता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसके सभी मंत्रों काला जादू, वशीकरण के उपचार, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया है। यह वेद सभी सभी वेदों में सबसे नवीन है। इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसका पीरियड है 600 बीसी से 712 एडी तक। 600 बीसी से 712 एडी के बीच में कितने साल है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 600 बीसी के 16 महाजनपद है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म में भगवती सूत्र में। तो 16 महाजनपदों के नाम आपको दे रखे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है काशी, कौशल, पांचाल, मत्स्य। आपको सारे याद करने हैं ये। अंग की राजधानी चंपा थी, काशी की वाराणसी थी, गांधार की तक्षशिला थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, कंबोज की हाटक थी, सूर्यसेन की मथुरा थी, कौशल की श्रावस्ती अयोध्या थी, मगध की राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली थी, चेदी की समतिमती थी, पांचाल की ऐच्छत्र थी, वही बज्जी की मिथिला थी, मत्स्य की विराटनगर थी, वश्य की कौशाम्बी थी, अशमक की कोटन थी। ये याद रख लेना, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अशमक। अवंती की उज्जैन या महिष्मती दक्षिणी थी, और मल्ल की कुशीनगर थी। आज इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट ऑफ छत्सूविथी, जिसमें हम देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म। उसके बाद हम देखेंगे राइज ऑफ मगध, और उसके बाद आगे का देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।